आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी सीरीज के चौथे सेशन में हैं, जहां हम शिक्षा और शिक्षण से संबंधी सभी करियर के बारे में जानकारी पाएंगे। आज हमारे साथ हमारे लोकमान्य सर, एक्सपर्ट काउंसलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें टीचिंग और एजुकेशन की फील्ड के सभी करियर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। आइए बच्चों, चलते हैं आज की यात्रा पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टीचिंग है, शिक्षण है, ये बाकी सबसे बहुत अलग है। अब बच्चों कैसे बने शिक्षक, कैसे पढ़ें अपने आप को, बहुत सरल है। अगर ये बात समझ गए तो आज ही निश्चय कर सकते हो, आज ही आपको मिल जाएगा कुछ अपने अंदर कि मैं टीचर बनने लायक हूं कि नहीं, मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। 4-5 बात है। क्या आपको बच्चों के साथ रहना पसंद है? यानी बच्चों के क्रियाकलापों में आपको आनंद आता है? बच्चों को देख के, उनको खुश रख के, उनको आगे बढ़ा के, उनको कुछ सिखा के, छोटे भाई बहन को, परिवार को, आसपास के रिश्तेदारों के बच्चों को, साथ वालों को, अगर कुछ उनको सिखाकर आपको अच्छा लगता है, आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपको एक ही काम रोज करके अच्छा लगता है, क्योंकि शिक्षण में तो एक ही काम रोज करना है, रोज एक ही स्कूल में जाना है, एक ही क्लास, एक ही जगह जाना है, वही बच्चे रोज। अगर एक ही जगह एक ही तरह के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, पारंपरिकता अच्छी लगती है, तो आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपको किसी एक विषय से ऐसा लगाव है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, गणित अच्छा लगता है, विज्ञान अच्छी लगती है, मेरे को तो संस्कृत अच्छी लगती है, मेरे को तो हिंदी अच्छी लगती है, किसी को अंग्रेजी अच्छी लगती है, अगर एक भी विषय से लगाव है तो शिक्षक बन सकते हो। एक ज्यादा बोलना पड़ेगा मेरी तरह, यानी अगर बोलने में आपको अच्छा लगता है तो शिक्षक बने। अगर चुप रहने को मन करता है तो कैसे शिक्षक बनोगे? शिक्षक को तो सारे दिन बोलना। उसके अलावा परोपकार, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, अगर आपकी नीयत में, आपके व्यवहार में, आपके स्वभाव में है, भले ही थोड़ा है, चलेगा। तो ये जो 5 चीजों में से अगर आपके पास 4 भी हो, भले थोड़ी हो, तो आपको पता चल गया मैं शिक्षक बनने की श्रेणी में हूं, मेरे पास वो क्षमताएं हैं, मोटा मोटा सा पता चल गया, और फिर आप शिक्षक की तरफ बढ़ सकते हो। अगर आपको पता चल गया तो अब मैं करूं क्या और मेरी जिम्मेदारी क्या होगी शिक्षक बनने में, तो आपकी जिम्मेदारी, एक शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है, उसके कंधों पर क्या ऐसी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं कह सकते उसे, फक्र से वो जिम्मेदारियां होती है। तो वो कौन सी जिम्मेदारियां एक शिक्षक के कंधों पे जो उसे अपने जीवन में दूसरों के लिए करनी पड़ती है? पहला, दूसरों के व्यवहार का विकास, दूसरों को अच्छी आदतें सिखाना शिक्षक का काम है। दूसरों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षक का काम है। जब आदतें अच्छी होंगी तो अच्छे चरित्र निर्मित होंगे। दूसरों की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, व्यक्तित्व का विकास करना। पढ़े लिखे लोगों की व्यक्तित्व आपने देखी है, वो ज्यादा विकसित होती है। जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, व्यक्तित्व अच्छा विकसित होता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया है शिक्षकों से, या कमाने खाने का कोई हुनर। हुनर कैसे? जैसे किसी को गाड़ी चलानी आती है तो ये हुनर हुआ, कौशल हुआ, इसको कौशल बोलते हैं। तो कौशल का विकास कौन सिखाता है? शिक्षक सिखाएगा। देश का निर्माण कौन करेगा? शिक्षक करते हैं, क्योंकि शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे कच्ची मिट्टी जैसे छोटे बच्चे, और उनको फिर तराश तराश के शिक्षक पढ़ा पढ़ा के उनमें हॉनर, कुशलता, कौशल, व्यवहार का विकास, चरित्र का विकास, इन चीजों को भरते हैं। फिर वो देश के सच्चे नागरिक बनते हैं और वो नागरिक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये जिम्मेदारियां एक शिक्षक के कंधों पर होती हैं। अब जिम्मेदारी पता चल गई, फक्र भी पता चल गया, बारीकियां भी पता चल गई,
और हमें लगा कि हम तो बन सकते हैं। अगर आप में से ये लगता है, आप में से किसी को, किसी बच्चे को, किसी बच्ची को कि वो शिक्षक बनने के गुण रखते हैं और ये जिम्मेदारियां उनको स्वीकार्य हैं, तो देखें फिर अब अगला प्रश्न आता है कि बने कैसे। तो आइए अब शिक्षक बनने की उस कला को, उस सूत्र को, उस रास्ते को समझते हैं कि कौन कौन से उस रास्ते हैं जिनसे हम शिक्षक बन सकते हैं। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, 12वीं पास करके शिक्षक बन सकते हो। दूसरा रास्ता, ज्यादा पढ़ के शिक्षक बन सकते हो। है ना कमाल की बात, कम पढ़े तो भी टीचर बन सकते हैं, ज्यादा पढ़े तो भी टीचर बन सकते हैं। हाँ जी, अगर 12वीं तक ही पढ़े, 10वीं तक ही पढ़े, तो फिर जिस शिक्षा में, जिस शिक्षण में हम जाएंगे उसका प्रकार अलग होगा। ज्यादा पढ़ने वाले का प्रकार अलग होगा। तो कम पढ़ने वाले प्रकार को कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षण। और ज्यादा पढ़ने वाले को कहते हैं प्रोफेशनल करियर, यानी प्रोफेशनल काइंड का शिक्षण, प्रोफेशनल प्रकार का शिक्षण, यानी पेशेवर, जिसमें ज्यादा पढ़े, ज्यादा ट्रेनिंग ली। कम पढ़ के बने वोकेशनल, व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षण, व्यवसायिक करियर। ज्यादा पढ़े प्रोफेशनल करियर। समझ में आ गया, दो तरह से बन सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले वो पढ़ेंगे जिसमें हम 10वीं या 12वीं करके ही शिक्षक कैसे बने। आइए, तो इसके कई तरीके हैं। देखो, सबसे पहला तरीका है कि आप छोटी क्लास के शिक्षक बने। नर्सरी, जो बच्चे छोटे छोटे सबसे पहले स्कूल जाते हैं ना, छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे, बैग लटका के, और छोटे से बच्चे सबसे पहले जो स्कूल जाते हैं नर्सरी में, कहते हैं नर्सरी में, केजी में। तो नर्सरी का जो टीचर होता है उसको बोलते हैं नर्सरी टीचर, वो बन सकते हैं। या फिर प्राथमिक कक्षाओं के टीचर, 1 से 5 तक पढ़ाने वाले। या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी जो छोटे छोटे बच्चों को जिस जहां पढ़ाया जाता है वो हमारे छोटे बच्चों के स्कूल कहलाते हैं, क्रच कहते हैं उनको। या फिर कहेंगे हम उनको किंडरगार्टन स्कूल, केजी स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल। कई तरह के नाम आपने देखे होंगे आपके मोहल्ले में, कस्बे में, गांव में, छोटे छोटे स्कूल कहीं देखे हो आपने, जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो वहां पढ़ाने के अलावा भी एक सहायक होता है उस शिक्षक का, जो उन बच्चों को संभलवाने में उस शिक्षक की मदद करता है, वो भी आप बन सकते हैं। अथवा बड़े स्कूलों में जहां पुस्तकालय है, वहां जितनी सारी पुस्तकें रखी होती हैं उनको संभालने के लिए आप पुस्तकालय सहायक बन सकते हैं, बड़े स्कूल में जाना है तो। और बड़े स्कूल में जहां बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं वहां एक नर्स भी होती है। तो आपको अगर नर्स का काम पसंद है तो नर्स बन सकते हैं, वहां दोनों ही काम है। बच्चे पढ़ने आएंगे, आप नर्स बन के उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, तो ये भी शिक्षण से संबंधित ही करियर है। अब ये बने कैसे कैसे, बड़ा सरल है। नर्सरी टीचर बनने के लिए 12वीं पास करने के बाद, 12वीं किसी भी विषय में करो, विज्ञान में करो आप, आर्ट्स में, कला में करो, कॉमर्स में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़े। और उसके बाद बच्चों आपने एक कोर्स किया, 1 साल का कोर्स, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, या प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, या मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग। ये तीनों एक जैसे ही नाम है। आपके शहर में, आपके कस्बे में कौन सी ट्रेनिंग आपको मिल सकती है, इनमें से की और करने के बाद, और कहीं किसी स्कूल में आपने अपनी नौकरी के लिए आवेदन किया, तो आप शिक्षण के क्षेत्र में कदम इस प्रकार रख सकते हो। और फिर आगे पढ़ाई करके अनुभव आप अर्जित करके इस क्षेत्र में और ऊपर जा सकते हो, और सीढ़ियां चढ़ सकते हो। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी छोटे बच्चों की संभाल करने के लिए, छोटे बच्चों को संभालने के लिए एक कोर्स होता है, डे केयर कोर्स होता है। और वो जो 3-4 जगह होती है, जैसे डे केयर सेंटर, जहां जो माँ बाप दोनों काम करते हैं, कहीं नौकरी पे जाते हैं, तो वो बच्चे को अपने को डे केयर में छोड़ जाते हैं। तो वहां जो संभालेगा वो प्रशिक्षित आदमी होना चाहिए, बच्चे संभालने में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की हुई हो। चाइल्ड केयर असिस्टेंट, वो भी लगभग वैसा ही नाम है। असिस्टेंट नर्सरी टीचर, जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उनका सहायक।
या फिर सरकार जो योजना चलाती है, बड़े बड़े लोग जो पढ़े नहीं थे अपने जीवन में, उनको बड़ी उम्र में पढ़ा सकते हो आप, वो भी बन सकते हो। और ये तो 10वीं पास करके ही कर सकते हैं। 10वीं पास की, उसके बाद सरकार का एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल 4 सर्टिफिकेट होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर में, और ये 2000 घंटे के करीब का कोर्स है, यानी 2000 घंटे आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 10वीं के बाद ये कोर्स किया, सर्टिफिकेट लिया, और आपने जो विद्यालय है, जो डे केयर सेंटर है, जहाँ चाइल्ड केयर होती है, जहाँ नर्सरी टीचर हैं, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर जहाँ पढ़ाते हैं, यानी वो मॉन्टेसरी स्कूल, वो केजी स्कूल, वो प्रिपरेटरी स्कूल, उनमें आप आवेदन करेंगे, आपको रोजगार मिल जाएगा। 10वीं के बाद का तरीका पता चला, 12वीं के बाद का तरीका पता चला। अब प्राथमिक शिक्षक, ये तो था नर्सरी केजी, इसके बाद की जो शिक्षा है, 1ली से 5वीं तक पढ़ाया जा सकता है। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि अगर आपने 12वीं कर ली, तो 12वीं के बाद 2 साल का एक कोर्स करना पड़ता है, और उसको हम बोलते हैं बिहार में DLED, बिहार DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बिहार सरकार भी कराती है, और सेंट्रली करना है तो नेशनल ओपन स्कूल कराता है। दोनों में से कहीं से भी आप कर सकते हो। इसका आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद आपका एडमिशन होगा। एडमिशन जहां भी मिल जाए, हर शहर में बिहार के इसका एक कॉलेज है, कम से कम एक कॉलेज है, वहां आप 2 साल का कोर्स करेंगे, और उसके बाद आप एलिमेंट्री टीचर के जहां आवेदन सरकारी अथवा प्राइवेट जहां निकलते हैं, आप वहां आवेदन करें और शिक्षण का कार्य शुरू कर दें। तो ऐसे ही डिप्लोमा कई होते हैं। एक तो बिहार सरकार कराती है DLED, और भी कई कोर्स है। डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये भी 2 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, कला से संबंधित शिक्षा देने में डिप्लोमा, जहां कला, सिलाई कढ़ाई, या कोई डिजाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इससे संबंधित, तो ये आप टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट देके उसका कोर्स करें। कोर्स करने के बाद आप आवेदन करें, और सरकारी नौकरियों में जाना है तो सरकारी नौकरियों के लिए इसे करने के बाद सरकार ने एक और पात्रता परीक्षा रख दी। सरकार सोचती है कोर्स तो सब कर लेते हैं, पर शिक्षण के लिए पात्रता किसके पास है? तो शिक्षण की पात्रता के लिए सरकार साल में एक बार टेस्ट लेती है, और वो टेस्ट कहलाता है हमारा बिहार में बिहार एलिमेंट्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, BETT। BETT को जब आप अप्लाई करते हो, फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन उसका टेस्ट होता है। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया, सिर्फ टेस्ट है, कोई कोर्स नहीं है इसका, टेस्ट पास करना है, आपने अर्हता हासिल कर दी, यानी मैं शिक्षक की पात्रता रखता हूं, रखती हूं, ये सिद्ध कर दिया, और ये फिर सर्टिफिकेट 7 साल के लिए वैलिड होता है। 7 वर्षों तक कोई भी सरकारी नौकरी निकलेगी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, पात्रता है, पात्र हो, आप उसमें नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपको नौकरी सरकारी शिक्षक के रूप में मिल जाएगी। तो ये तरीका है हमारा प्राथमिक शिक्षक बनने का। अब इसके साथ साथ कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जहां कुछ डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड मतलब जिन बच्चों को दृष्टि में कोई दिक्कत है, जो देख नहीं सकते, उनके शिक्षक अलग से होते हैं। जो सुन नहीं सकते, उनके शिक्षक अलग हो सकते हैं। जो अच्छी तरह सोच नहीं पाते, उनके शिक्षक अलग होते हैं। जो बच्चे बोल नहीं पाते, उनके शिक्षक अलग होते हैं। तो इनके जब शिक्षक अलग होंगे तो इनको पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा, क्योंकि जिसके आंख से नहीं दिखाई देता उसको ऐसे किताब तो नहीं दे सकते, तो उनको पढ़ाने का अलग तरीका है। जो सुन नहीं सकते उनको पढ़ाने का अलग तरीका है। तो ये तरीके सिखाने के लिए भी 2 साल का डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। वो करके आप अगर ऐसे विद्यालयों में जाना चाहते हैं
जहां बच्चे मूक या बधिर या किसी और प्रकार से जो सक्षम हैं, उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए शिक्षक बनना चाहते हो तो वो 2 साल का डिप्लोमा करके आप जा सकते हैं बच्चों को। तीसरा तरीका ये। चौथा तरीका, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता पर जाना शिक्षण में, तो मेरे तरीके क्या है? बिल्कुल आपका सवाल हो सकता है तो पढ़ाना अच्छा नहीं लगता पर मुझे एजुकेशन में, स्कूल में काम करना, कॉलेज में काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ बड़ी इज्जत वाले लोग होते हैं, सब अच्छी तरह बोलते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। अगर आप वैसे माहौल पसंद हैं, यानी शिक्षण में ही जाना है और नहीं पढ़ाना, तो आप पुस्तकालय से संबंधित रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और पुस्तकालय से संबंधित रोजगार प्राप्त करने के लिए 10वीं या 12वीं के बाद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होता है, जो 2 साल का भी कोर्स है और 1 साल का भी कोर्स है, उसे आप करें। आईटीआई भी है, यानी आईटीआई भी होती है, 2 साल का कोर्स होता है आईटीआई लाइब्रेरी साइंस में, वो किया। या फिर केंद्र सरकार नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत लेवल 5 सर्टिफिकेट देती है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां से ये कोर्स किया और फिर आपने जहां जहां स्कूल या विद्यालय या पुस्तकालय जहां है, वहां आपने सहायक के लिए आवेदन किया, आपको वहां रोजगार प्राप्त हो जाएगा। और फिर आगे और पढ़ाई करके आप और आगे बढ़े। या आपको लोगों की सेवा करने का बड़ा मन है और शिक्षण से ही संबंधित काम करना है, लोगों की सेवा यानी स्वास्थ्य का ख्याल रखना, तो आप स्कूल नर्स बन सकते हैं। स्कूल नर्स के लिए 12वीं अगर आपने पीसीएम में की है, पीसीबी में, जहां बायोलॉजी पढ़ी हो आपने, तो आप क्या कर सकते हो? आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। 2 कोर्स होते हैं, पहला होता है एएनएम। एएनएम के लिए 12वीं की हो आपने, और उसमें 18 महीने का 1.5 साल का कोर्स होता है। या फिर जीएनएम, जीएनएम के लिए बायोलॉजी 12वीं में आवश्यक है, तो वो ये 3.5 साल का कोर्स है। ये करने के बाद आप स्वास्थ्य शिक्षा में महारत हासिल कर लेते हो, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करने में आपकी दक्षता हो जाती है, और फिर आप स्कूल स्टूडेंट, हेल्थ केयर टेकर, स्कूल नर्स बन सकते हैं। और कई कई जो आवासीय विद्यालय हैं, वो उनको स्कूल डॉक्टर भी बोलते हैं, यानी वो स्कूल में वही रहते हैं 24 घंटे, बच्चे भी वही रहते हैं, वो भी वही रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, ये हमारे शिक्षण में कम पढ़ाई करके, यानी 10वीं 12वीं करके उसके बाद डिप्लोमा करके रोजगार प्राप्त करना और शिक्षण की सेवा करने में जो जो विकल्प थे, उनको हमने बहुत अच्छी तरह से समझना। अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें से कोई बात नहीं आई तो आप जरूर क्वेश्चन लिख देना। अभी लास्ट में हम आपको प्रश्नों के जवाब लेंगे, आप प्रश्न देना, हम आपको जवाब देंगे। तो आप अपने, अगर कॉपी पेन है तो रख लो, प्रश्न रखना और लिख के भेज देना नीचे। आप जब जैसे ही लिख के भेजोगे वो सवाल मेरे पास आ जाएंगे, अंत में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो इस प्रकार हमने व्यावसायिक शिक्षण से संबंधित जो जो करियर है उनके बारे में चर्चा की और समझा। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे तो ज्यादा पढ़ाई करके शिक्षण के बड़े पदों पर, बड़े पायदानों पर जाना है, बड़ी सेवाएं करनी है, तो उनके लिए भी विकल्प है। अब अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सुविधा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकते, उनकी व्यवस्थाएं सीमित हैं, कुछ के पास व्यवस्थाएं हैं, रुचियां भी हैं, तो जिनके पास व्यवस्थाएं और रुचियां हैं वो इसमें आगे क्या कर सकते हैं। आदत हमारी सरकार दोनों के लिए ही प्रयास कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सफलता पाएं, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा में चाहे पाएं, चाहे वो प्रोफेशनल शिक्षण में जाएं। अब प्रोफेशनल शिक्षण में क्या है, तो बिहार में प्राइमरी टीचर 2 तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी टीचर और एक अपर प्राइमरी टीचर, पहला ऑप्शन। दूसरा ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, तीसरा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो विद्यालयों में ये 3 तरह के शिक्षक और होते हैं, बताएंगे अभी ये क्या, कहाँ, कैसे कैसे क्या बनते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद कॉलेज में, जब 12वीं के बाद के कॉलेज में भी तो शिक्षक होते हैं, उनको हम लेक्चरर प्रोफेसर कहते हैं।
वो बन सकते हैं। और भी शिक्षण से संबंधित बहुत सारे काम हैं जिनको अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला, अगर आपने 12वीं के बाद 3 साल की कोई डिग्री कर ली, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबॉक, तो आप क्या कर सकते हैं, शिक्षण के क्षेत्र में आप अपर प्राइमरी क्लास टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी क्लास टीचर ही है, पर बिहार में उसके 2 स्तर बना दिए। तो उसे बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन की, और उसके बाद आपको एक टेस्ट होता है, BETET, बैचलर बिहार एलिमेंट्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी बिहार में एलिमेंट्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट सिर्फ वो शिक्षक की पात्रता परीक्षा है, कोर्स नहीं है। जैसे वहां था वो जो एलिमेंट्री वाला था वही है ये, पर ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, 3 साल की डिग्री करने के बाद। जब डिग्री की उसके बाद ये पात्रता परीक्षा दी तो आप प्राइमरी टीचर बन गए, प्राथमिक शिक्षक बन गए। प्राथमिक शिक्षक बन गए तो अब आप प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपके पास पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। देखो अभी तक ग्रेजुएट टीचर थे, प्राइमरी टीचर बन रहे थे। अब प्राइमरी टीचर अगर ग्रेजुएट हो जाए, यानी आपने ग्रेजुएशन कर ली और फिर उसके बाद ट्रेनिंग ले ली। अब ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग का मतलब है आपने शिक्षण में कोई कोर्स कर लिया, वो क्या होता है, बीएड, बैचलर इन एजुकेशन। तो पहला आपने बैचलर कोई कोर्स किया 3 साल का, उसके बाद बैचलर इन एजुकेशन 2 साल का किया, 5 साल पढ़ाई की 12वीं के बाद, उसके बाद आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लगे। सरकार ने आजकल एक नया ऐसा ऑप्शन दे दिया है हमें, अभी अभी शुरू हुआ है, कि अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है और उसे 12वीं से पहले ही पता चल जाता है तो वो क्या करेगा, 3 और 2 यानी 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल शिक्षण में डिग्री, 5 साल की बजाय 4 साल का कोर्स कर ले। यानी उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स इन एजुकेशन, 4 साल का, और उसको बोलेंगे हम बीए, BAED या BSc-ED या BCom-ED या BLED, एलिमेंट्री एजुकेशन में जो था। तो ये 4 साल का कोर्स हमने किया। तो 4 साल का कोर्स जब हमने किया तो उस कोर्स में 1 साल बचा ली हमने, और उसे करने के बाद फिर हम शिक्षक की पात्रता मिल गई, यानी हमने बैचलर भी कर लिया, स्नातक भी हो गए और शिक्षा में स्नातक भी हो गए। ये एक संयुक्त कोर्स है, और इस संयुक्त कोर्स को पास करने के बाद अब हमें पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। सरकारी नौकरियों और अच्छे विद्यालयों में हमें नौकरी करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, शिक्षण की सेवा देने के लिए शिक्षक से संबंधित पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। और अगर हमने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी, पास हो गए, तो राज्य सरकार की जो भी रिक्तियां निकलती हैं उनमें, और जितने गैर सरकारी जितने भी विद्यालय हैं वहां भी आप आवेदन कर सकते हो। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में आप शिक्षक बन सकते हैं। ये बने हमारे ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, जो बच्चों को 8वीं तक शिक्षा देते हैं। 8वीं के बाद बच्चों को जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ाते हैं उनको सेकेंडरी लेवल के शिक्षक बोलते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन हो जाती है। तो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन देने के लिए वहां शिक्षकों का एक अलग वर्ग है, उनको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यानी अब उनको बैचलर के साथ साथ मास्टर भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब 3 साल 12वीं के बाद या तो BA, BCom, BSc, BVoc, BE इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। इनमें आपने डिग्री की, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, बाकी 3 साल की होती है। इन्हें करने के बाद अब आपको मास्टर डिग्री एक विषय में करनी पड़ेगी, जैसे विज्ञान में की, गणित में की, संस्कृत में की, हिंदी में की, अंग्रेजी में की, कोई एक विषय पढ़ना पड़ेगा।
तो एक विषय को जब 2 साल पढ़ोगे तो उस विषय में आपकी दक्षता हो जाएगी, महारत आ जाएगी। तो जब उस जिस विषय में आपकी दक्षता हो गई, अब आप उस विषय को पढ़ाने के शिक्षक बन सकते हैं। उसके 2 मार्ग हैं। पहला, उसके बाद आपने शिक्षण में फिर एक डिग्री कर ली, मान लिया बीएड कर लिया। देखना, जो आपने मास्टर डिग्री की थी वो एजुकेशनल डिग्री थी, शिक्षा ली आपने, पर अभी शिक्षा देना नहीं आया। तो शिक्षा देना कब आएगा? जब आप शिक्षा देने से संबंधित कुछ पढ़ाई करोगे। तो बीएड में आपने शिक्षा देना सीखा और फिर आप शिक्षक बन गए। कई बार मास्टर डिग्री करते ही आप शिक्षक लग जाते हो, यानी प्राइवेट स्कूल भी आपको ले लेते हैं, ठीक है। कई बार जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं वहां बिना बीएड के भी अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली है तो वहां आप अप्लाई कर सकते हो, रोजगार मिल सकता है। एक तरीका ये, सीधे नौकरी मिल सकती है। दूसरा तरीका है बीएड कर लें तो ज्यादा अच्छे रोजगार की उपलब्धता आपको हासिल हो सकती है। तीसरा ऑप्शन, उसके साथ साथ आप पात्रता परीक्षा और दे दें। सरकारी नौकरियों में जाना है तो अपने को पात्र घोषित कराना होगा, पात्र सिद्ध कराना होगा। उसके लिए बिहार सरकार एक टेस्ट लेती है, बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सेकेंडरी लेवल के टीचर की पात्रता को परखने के लिए, परीक्षण करने के लिए एक टेस्ट होता है, साल में होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, आप वो भरें, अगर पास कर लिया 7 साल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस प्रकार अगले 7 सालों में जब भी सरकारी कोई रिक्तियां निकले, आप वहां आवेदन करें और आप वहां शिक्षक बन सकते हैं। तो इस प्रकार आप कि स्कूल में जो शिक्षक बनने के जितने भी विकल्प थे वो सब ये थे। अब इसके अलावा क्या हो सकता है? अब इसके अलावा 12वीं के बाद जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो कैसे बने? तो उनके लिए भारत सरकार ने अभी एक नियम जारी किया है कि अगर आप 12वीं के बाद के कॉलेजेस में पढ़ाते हैं तो वहां आपको पीएचडी करनी होगी, यानी अपने विषय में महारत सिद्ध करनी पड़ेगी, यानी कोई अनुसंधान करना पड़ेगा, डॉक्टरेट हासिल करनी पड़ेगी। और डॉक्टरेट हासिल करनी पड़ेगी। दूसरा, एक यूजीसी नेट पात्रता परीक्षा होती है। जब देखो स्कूल में भी पात्रता हमें सिद्ध करनी पड़ रही थी, वैसे ही अगर कॉलेज के टीचर बनेंगे तो वहां भी तो पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी कि पढ़ाना आता है कि नहीं। तो वहां पात्रता सिद्ध होती है, उसका टेस्ट होता है यूजीसी नेट। और स्कूल में कौन सा था? टेट। ये याद रखना, टेट और नेट। तो टेट और नेट, टेट है स्कूली शिक्षा के पात्रता सिद्ध करने के लिए और नेट है कॉलेज की शिक्षा में अगर जाना है तो पात्रता सिद्ध करने के लिए, और फिर पीएचडी करनी है, ठीक है। ये अगर हमने शिक्षा हासिल कर ली, यहां सिद्ध कर दिया अपने को, तो हम कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं। ये अपने पास एक विकल्प है। अच्छा, और क्या विकल्प है? और विकल्प ये है कि आप शिक्षक नहीं बने परंतु शिक्षा में ही जाना चाहते हैं, तो एक और विकल्प है। आजकल विद्यालयों में पढ़ाई का बोझ इतना है कि सारे बच्चे उसे एक स्पीड से नहीं चल पाते हैं। देखो, कुछ बच्चे तेज चलते हैं, कुछ धीरे चलते हैं, कुछ बच्चों को मानसिक परेशानी होती है, कुछ बच्चों को अपनी परेशानी होती है, वो पढ़ाई के साथ, परिवार के साथ या शिक्षण के साथ, किताबों के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं होता, या कहीं कुछ मिस होता है, या वो कहीं असहज होते हैं और वो अपनी बात और किसी को नहीं कह पाते। तो क्या किया सरकार ने? हर एक बड़े विद्यालय में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर देते हैं जो बच्चों की समस्याओं को समझे और उसका समाधान कराए। उनको कहते हैं काउंसलर, स्कूल काउंसलर। तो स्कूल काउंसलर बन सकते हो। अगर दूसरों की समस्याएं सुन के सुलझाने का मन है तो काउंसलर बनो। या फिर अब स्कूली शिक्षा जिंदगी में सफलता पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अब दुनिया में क्या क्या बन सकते हो, कैसे बन सकते हो, कॉलेज कौन से अच्छे हैं, कोर्स कौन से अच्छे हैं, फीस कहाँ कम लगती है,
और आपको छात्रवृत्ति कहाँ से मिल सकती है, कौन से टेस्ट अच्छे हैं, इतनी सारी जानकारियां पूरी दुनिया में इतने कॉलेजेस की कौन रखेगा? शिक्षक तो पढ़ाने में माहिर है। इस दुनिया की जानकारी शिक्षकों को हो भी सकती है और नहीं, पर जो बिल्कुल यही जानकारी का अध्ययन करते हो और बच्चों को सिखाते हो, उनको इसका ज्यादा ज्ञान हो जाता है। उनको बोलते हैं एजुकेशन काउंसलर, करियर काउंसलर, जैसे मैं। तो आप वो बन सकते हो। उसके भी बड़े विकल्प हैं जीवन में सफलता पाने के। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए आप किसी भी विषय में स्नातक हुए और उसके बाद परास्नातक डिग्री की आपने, यानी एक मास्टर डिग्री की, और या फिर मास्टर डिग्री करने के बजाय डिग्री की आपने, डिग्री के बाद आपने डिप्लोमा कर लिया करियर गाइडेंस में, तो आप काउंसलर बन गए। करियर गाइडेंस में किया तो करियर गाइडेंस काउंसलर बन गए। मास्टर डिग्री की साइकोलॉजी में तो आप स्कूल काउंसलर बन सकते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। बड़े ऑप्शन है, बड़े विकल्प है। तो ये भी एक विकल्प है। अच्छा, अगर किसी को लगता है नहीं मेरे को तो विज्ञान बड़ी अच्छी लगती है, मेरे को कंप्यूटर बहुत अच्छा लगता है, मुझे टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता हूं, पर शिक्षा से संबंधित जाना चाहता हूं, तो उसके लिए अब मैं किसी और शहर में बैठ के आपको अपने घर में अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं और पूरे बिहार राज्य में पहुंचा पा रहे हैं हम। ये कैसे संभव हुआ? तकनीकी से। तकनीक की सहायता ली हमने। तो ये तकनीक और शिक्षा दोनों मिले आपस में। तो ऐसी तकनीक और शिक्षा के लिए जो काम करते हैं उनको हम शिक्षा तकनीकी लोग बोलते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तकनीक में अगर कोई जाना चाहता है तो उसको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, पहले तकनीक की शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी, और तकनीकी शिक्षा हासिल करने के बाद फिर शिक्षा से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने बैचलर इन टेक्नोलॉजी क्या किया, बीटेक या बीई, फिर एमटेक इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी किया, एमटेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एमटेक यानी मास्टर डिग्री की शिक्षा से संबंधित तकनीक में। जो स्नातक डिग्री की थी वो तकनीक में की थी, फिर वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जा सकते थे। पर अगर आपने किया एजुकेशन में मास्टर डिग्री, तो अब आप एजुकेशन में तकनीक लगा सकते हो, जैसे लोगों ने लगाई है और आज सारे लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हासिल हुआ। तो आप ये बन सकते हो। उसके अलावा आपके पास क्या क्या विकल्प है, अब आप देखो। स्कूल का प्रिंसिपल बनना, कॉलेज का प्रिंसिपल बनना, स्कूल का मैनेजर बनना, बड़े बड़े स्कूलों के मैनेजर बन सकते हो आप, हेडमास्टर, कोऑर्डिनेटर, एजुकेशन ऑफिसर। वो एक स्कूल में एक साहब आते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, बड़े कॉलेज में डीन, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, इतने सारे पदों पे लोग काम करते हैं। सब कहां से आते हैं? ये शिक्षा के क्षेत्र में ही तो है। तो इन पदों पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया या एमफिल किया। पढ़ाई करने के बाद फिर शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव अर्जित किया, कई सालों तक काम किया, फिर उनमें से चुन के इन पदों पर आपको बिठाया जाता है। प्रिंसिपल साहब को पहले पढ़ के शिक्षण करना पड़ता है, फिर उसमें से उनका चयन होता है। तो इन सारे पदों पर आप शिक्षण में जा सकते हैं। या एक और ऑप्शन है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप अनुसंधान कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप अनुसंधान कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने का क्या रास्ता है कि पहले आपने स्नातक डिग्री की और फिर उसके बाद परास्नातक डिग्री की, उसके बाद आप कहीं अनुसंधान करने शुरू कर देंगे किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में। और अनुसंधान करते करते कमाल की बात यह है कि पैसे भी मिलते हैं। तो आजकल 27,000 रुपए के करीब मिलता है महीने में, अनुसंधान करते करते। एआरएफ जेआरएफ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं उसको, एसोसिएट रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं उसको। तो वो करके और फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में नई चीजें खोजेंगे
और जब नई चीजें खोज लेंगे तो आप शिक्षा के क्षेत्र में सिद्ध हो जाएंगे। तो आप रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, एक ये विकल्प है। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि मुझे शिक्षा में भी जाना है पर अपना कुछ करना है, मैं कुछ नया करना चाहता हूं, आप अपना विद्यालय खोल सकते हैं, अपना कॉलेज खोल सकते हैं और इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, फ्रीलांस ट्रेनिंग कर सकते हैं। यानी आप ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग करने के बाद आप ट्रेनिंग देना सीखे, ट्रेनिंग देना सीखे तो अब आप लोगों को घर बैठे ट्रेनिंग दे सकते हैं, जाके ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ये भी शिक्षण है, विशेष शिक्षण है। तो इतने सारे काम आप शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनर बन सकते हैं। उसके अलावा आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें हैं, दुनिया इंटरनेट पर एक अलग ही है, एक दूसरी दुनिया इंटरनेट पे। वहां कैसे है, वहां बहुत सारे किताबें लिखी हुई है, डेटा लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है। तो वो जो डेटा लिखा जाता है, वो चीजें लिखी जाती हैं, वो सब कौन लिखता है? विशेषज्ञ। हर आदमी नहीं लिख सकता वो ऐसी अच्छी भाषाएं। तो वो जो भाषाएं लिखते हैं उनको कंटेंट राइटर बोलते हैं, वो बन सकते हो। ब्लॉगिंग कर सकते हो, अपने मन के विचार आप इंटरनेट पर दुनिया को दे सकते हो, उससे पैसे भी आते हैं, रोजगार भी मिलता है, वो कर सकते हैं। कवि बन सकते हो, लेखक बन सकते हो, कलाकार बन सकते हो, आर्ट टीचर बन सकते हो। इस प्रकार इतने सारे विकल्प हमारे पास खुले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण, जहां जहां व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है वहां आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा कैसे दी जाती है? जैसे लकड़ी से संबंधित व्यवसाय, यानी कारपेंट्री सिखाई जाती है, वो कौन सिखाएगा? एक व्यावसायिक शिक्षण होगा, व्यावसायिक शिक्षक होगा वो। या प्रोफेशनल शिक्षण, प्रोफेशनल शिक्षण क्या हुआ? जैसे डॉक्टरों को कोई पढ़ाता है तो वो डॉक्टरों का प्रोफेशनल टीचर हुआ, ये बन सकते हैं आप। कला के शिक्षक बन सकते हैं आप, क्योंकि कला, अगर आपके हाथ में कला है, किस कैसी भी कला, जैसे अगर आपको नृत्य आता है तो नृत्य का शिक्षण कर सकते हो, संगीत आता है संगीत का शिक्षण कर सकते हो, चित्रकला आती है चित्रकला का शिक्षण कर सकते हो आप, और आपको कोई कोई वाद्य यंत्र आता है, आप उसका शिक्षण दे सकते हैं। कितने सारे विकल्प हैं। इन विकल्पों में से बच्चों कोई भी एक विकल्प का चयन करके आप अपने जीवन को शिक्षा और शिक्षण के रास्ते पर ले जाकर सफल बना सकते हैं और एक शिक्षक होने का गर्व प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इन विकल्पों के साथ हम शिक्षा में जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आज शिक्षा से संबंधित जितना ज्ञान हमने चर्चा की, उसमें से आपको शिक्षा के विकल्प समझ में आए होंगे, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे, हम उनके आपको जवाब देंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सुंदर सा प्रोग्राम जो यूनिसेफ और राज्य सरकार और हमारी ये पूरी टीम जो जुड़ी हुई है, ये सब आप तक हर हफ्ते नए नए ऐसे चर्चा प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आने वाले हफ्ते में 2 और चर्चा प्रोग्राम आपको आएंगे, जिसमें एक हमारे विशेषज्ञ आशीष कश्यप जी सोमवार को यानी 4 मई को शाम को 5 बजे आप सबसे रूबरू होंगे। जैसे मैं आज आपको रूबरू हो रहा हूं, वैसे ही वो आएंगे और वो ये बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपना व्यवसाय, अपना काम कैसे खड़ा किया जा सकता है, अपने पैरों पर सशक्त कैसे खड़ा किया जा सकता है। कहीं नौकरी नहीं करें और अपना ही कुछ करना चाहें तो आप आशीष कश्यप से सीख सकते हैं। तो आप तैयार रहना, 5 बजे सोमवार 4 मई को शाम को 5 बजे आपको आशीष कश्यप जी इसी चर्चा के प्लेटफॉर्म पर जरूर मिलेंगे और आप उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का लाभ उठाएं। दूसरी इसी श्रृंखला में 7 मई को
आपके आसपास के सारे बच्चों को ये सूचना फैला देना कि जिन बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट इत्यादि, टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऐसे व्यवसायों में अपने जीवन में कहीं किसी करियर को अपनाना है, तो उसकी जो विस्तृत चर्चा आपको 7 मई को शाम को 4 से 5 मिलने जा रही है। तो सारे बच्चों को आप इन्फॉर्म करें, और जितने भी शिक्षक बंधु, शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरी बहनें देख रही हैं, वो सब आप अपने आसपास अपने बच्चों को, संबंधित बच्चों को आप इस कार्यक्रम से जोड़ें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो और हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र ऊपर उठे, उसका नाम चमके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी इस चर्चा को विराम देता हूं। अब मैं आपके सवालों का जवाब, जो सवाल बच्चों ने पूछे हैं उनका जवाब मैं देता जाऊंगा। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। पहला सवाल पूछा है त्रिवेणी शर्मा ने, सर मैं टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहती हूँ, मुझे कौन से सब्जेक्ट लेकर बीए करना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है त्रिवेणी। बच्चे, आपने बीए उस विषय में करना है जो विषय पढ़ना आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको रुचि हो। शिक्षण तो आप किसी भी विषय का कर सकते हैं, क्योंकि जहां आप पढ़ने जाओगे उस विषय को, वहां भी जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं वो रुचि के आधार पर शिक्षक बने हैं। तो आप अपनी रुचि तलाशें कि आपके आसपास जो कॉलेज हैं उन कॉलेज में कौन से विषय में बीए होता है, और उनमें से आपको कौन से विषय में रुचि है। अथवा पहला ऑप्शन देखना, जो कॉलेज आपके आसपास है उनमें से आपकी रुचि का कौन सा विषय है जिसमें आप बीए कर सकते हो। दूसरा, आपकी रुचि के कौन से विषय हैं और उनके कॉलेज कहां कहां है। आपकी रुचि के कौन से विषय, कॉलेज का है। रुचि का मतलब अच्छा क्या लगता है पढ़ना, वो तलाशो, उसी को पढ़ा, उसी में बीए करें। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर आपके प्रश्न का समझ में आ गया। दूसरा, मल्लिका शुक्ला ने लिखा है, सर हाउ टू बिकम अ करियर काउंसलर। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, मैंने इसका जवाब दिया था। करियर काउंसलर बनने के लिए बच्चे, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि इसका जवाब और ऐसे सवालों के जवाब आपको हमारे पोर्टल पे मिलेंगे। जो पोर्टल जिसका लॉगिन आपको मिला हुआ है, उस पोर्टल पे जब जाएंगे बच्चों आप, तो वो पोर्टल ऐसे दिखाई देता है। यानी हमें एक ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया गया है। उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को जब हम बिहार करियर पोर्टल को खोल के अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पे, ये वाला जो बिहार करियर पोर्टल दिखाई दे रहा है, इसे टाइप करके जब आप बटन दबाएंगे तो वहां आपको स्कूल का नाम, आपकी आईडी और पासवर्ड, 3 चीज पूछता है। तो स्कूल का नाम वहां लिस्ट में लिखा होगा, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट में से। अपनी आईडी जो आपको स्कूल ने दी है वो उसमें लिख देंगे दूसरे खाने में, और तीसरे खाने में आप पासवर्ड लिख देंगे। तो जैसे ही कर दोगे तो वो यहाँ आ जाएगा, जैसा ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ आने के बाद अब आपको करियर काउंसलर में जाना है, तो जानकारी केंद्र में जाएं। जानकारी केंद्र में करियर संबंधी जानकारी, और बच्चे करियर संबंधी जानकारी में जाने के बाद
अब यहाँ प्रोफेशनल कैरियर और वोकेशनल कैरियर आपको दिखाई देगा। यहाँ सबसे नीचे जाओगे तो बीच में नीचे से दूसरा विकल्प है शिक्षा और शिक्षण। इस पे बटन दबाओगे तो आपको ये कितने 10 विकल्प मिलेंगे। अब इन 10 विकल्प में से आप देखेंगे यहाँ सलाहकार 8वां विकल्प है, और इस 8वें विकल्प पर जब आप बटन दबाएंगे तो ये आपको वो विकल्प ला देगा कि करियर काउंसलर क्या होता है, कैसे बनते हैं। ये देखिए, ये करियर काउंसलर बच्चों के करियर के लिए उनको सलाह दे रही है, और करियर काउंसलर बनने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में कर लें, काउंसलिंग साइकोलॉजी में कर लें, क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर लें। उसके बाद 2 विकल्प है, या तो आप डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस कर लें, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, यानी परास्नातक डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद बच्चों आप ने अपनी योग्यता हासिल कर ली करियर काउंसलर बनने की, और उसके बाद आप करियर काउंसलिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें, अथवा कहीं आप किसी रोजगार में करियर काउंसलिंग से संबंधित में चले जाएं, जहां आपको प्राथमिक स्तर पर यह प्रशिक्षण मिलेगा कि बच्चों की करियर काउंसलिंग, बड़े लोगों की करियर काउंसलिंग कैसे की जाती है। आप वो सीख जाएं, उसके बाद आप इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और भारत को, पूरे राष्ट्र को करियर काउंसलर्स की बहुत आवश्यकता है। बच्चों को क्लियर नहीं होता हम क्या करें, क्या बने, तो आप इस क्षेत्र में अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। तो मल्लिका, मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। अगला है अभिषेक अमृत राज, मेडिकल स्टूडेंट। सर, जेआरएफ के बारे में अधिक जानकारी दें और एसआरएफ। हाँ, अभिषेक अमृत राज, कई चीजें आपने मिक्स की हैं इसमें, सवाल आपका ज्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में बता देता हूँ कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में एक तो आपके पास जब जानकारी केंद्र में आप जाएं और यहां आप डैशबोर्ड पर जाएं तो हमारे पोर्टल से इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। जूनियर रिसर्च भी टाइप करोगे तो यहां बहुत सारे ऑप्शन है नीचे, ये देखना पड़ेगा, इसमें ढूंढना पड़ेगा। या सौंदर्या, हम वहां से ला सकते हैं जानकारी केंद्र से इसके बारे में? जी सर, जेआरएफ भी हम डायरेक्ट टाइप करके भी एक बार चेक कर सकते हैं। जेआरएफ, ये आपको जेआरएफ, ये बच्चे यहीं से आप देखेंगे मेडिकल फील्ड में ये जेआरएफ आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनमें से मैं एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली जेआरएफ कराता है, और उसकी 150 फेलोशिप सीट है। उसकी एलिजिबिलिटी है एमएससी एमए डिग्री 55% के साथ। ये उसकी एप्लीकेशन फीस है, ये इसका प्रोसीजर है, और ये इसकी वेबसाइट है जहां पे जेआरएफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये तारीखें उसके लिए होती हैं, सब कुछ डिटेल, यहाँ फोन नंबर भी नीचे लिखे हुए। तो ये 4 तरह की जेआरएफ मेडिकल फील्ड में हमारे पोर्टल पे है। अभिषेक, आप यहाँ जाकर इसके बारे में डिटेल्ड पढ़ सकते हो और आप जेआरएफ की तरफ अपने करियर को ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। इससे विस्तृत जानकारी, क्योंकि जेआरएफ लंबा फील्ड है, आप पोर्टल पे जाके वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। त्रिवेणी शर्मा ने एक और सवाल वापस पूछा है, सर मैं बीए और बीएड साथ में करना चाहती हूँ, सर क्या अभी इसका फॉर्म निकल चुका है? बीए और बीएड के लिए त्रिवेणी शर्मा बिल्कुल आप करेंगे इंटीग्रेटेड कोर्स इन बीए बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो कर सकते हैं, और ये अलग अलग कॉलेजेस कराते हैं। तो बिहार में इसका फॉर्म आपको, अभी सारे फॉर्म जो हैं वो पोस्टपोन्ड हैं,
जब ये ओपन होगा लॉकडाउन तब आप उसके लिए अप्लाई करना। और इसके लिए आप न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ते रहें। हमारे यहाँ भी जो बिहार से संबंधित कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस में बीए बीएड के कब टेस्ट होंगे, कब प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी है, वो आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं पोर्टल से। तो मैं इस पर एक बार सर्च करके देखता हूँ, अगर यहाँ उसके लिए रजिस्टर है तो। एक बार फिल्टर को क्लियर करके सर। फिल्टर क्लियर ऑल। एक मिनट। प्रोफेशनल और प्रोफेशनल में हम त्रिवेणी, आप ऐसे जब आप जाओगे और इसमें ऊपर प्रोफेशनल कैरियर, फिर लेफ्ट साइड में यहाँ इंजीनियरिंग हटा दिया, एग्रीकल्चर हटा दिया, मतलब सब कुछ हटाने के बाद यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया हमने। क्लियर ऑल करने के बाद फिर हम गए प्रोफेशनल लिया, क्योंकि अब हम प्रोफेशनल करियर की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद शिक्षा और शिक्षण, विकल्प का चयन करेंगे। उसके बाद नीचे हम अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, बीए बीएड अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्स। उसके बाद नहीं, अभी हमने सर्च किया है नोटिफिकेशन, तो यहाँ सारे नोटिफिकेशन आएंगे। ये जितने भी नोटिफिकेशन पूरे देश के हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। तो अंदर यहाँ राज्य तो चयन नहीं कर सकते ना हम? नहीं सर, ये एग्जाम ओपन फॉर ऑल में ही आएंगे। हाँ, यहाँ सारे आएंगे बच्चे। ये बीए बीएड, बीएससी बीएड, सीयू सीईटी, ये सब जैसे मैंने यहाँ ओपन किया सीयू सीईटी का इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ये आपको यहाँ डिटेल ला रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में बीए बीएड की 63 सीट हैं। 4 साल का ये कोर्स है। लास्ट डेट 11 अप्रैल 2020 थी, जो कि शायद एक्सटेंड हुई होगी। आप cucetexam.in पर जाकर, ये जो वेबसाइट है नीचे लिखी है, इस पर त्रिवेणी जाके आप चेक कर लेंगे और आपको वो पता चल जाएगा। ये लास्ट डेट टू अप्लाई 25 अप्रैल थी, जो डेट अभी निकल गई है 5 दिन, पर ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की संभावनाएं होंगी। आप वेबसाइट पे जाके इसको चेक कर लें। तो ये CUCET का है एक। ऐसे ही और भी टेस्ट आपके हो सकते हैं, जिनमें कि अभी जहां से हम गए वहां से बहुत सारे टेस्ट हैं, आप ये देखेंगे। इलाहाबाद का, BU का, BHU का, तो इनमें अगर एक की डेट निकल गई है तो आप दूसरे की चेक कर लेंगे। इस प्रकार आपको बेटे इससे संबंधित जानकारी पोर्टल से मिल जाएगी और न्यूज़पेपर पे भी आप अपडेट रहेंगे। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के S सीधे हाथ साबुन मल के, U उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। M मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, A अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। N नाखूनों को हथेली पे चमका के, K कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप।